वैद्युत आवेश। ये क्लास 12 का पहला चैप्टर है। आज मैं यहाँ शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने परिचय दिया था कि भौतिक विज्ञान क्या है, लेकिन आज यहाँ से आप नया एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं रेगुलर। तो देखें, वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी इंग्लिश है। तो वैद्युत आवेश क्या है, इसके पहले एक घटना जाने। जैसे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थेल्स। ये यूनान का कह सकते हैं एक दार्शनिक था। तो ये थेल्स था, इसने सबसे पहले देखा कि अंबर नामक का एक पदार्थ था। जब उसको ऊन से रगड़ा गया तो वह हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, खींच रहा था। तो इसने अंबर नामक एक पदार्थ लिया और उसने इसको ऊन से रगड़ा। जब ऊन पे इसको रगड़ा तो ये मान लेते अंबर नामक कोई पदार्थ था, इसको ऊन से रगड़ा गया है। जब ऊन से रगड़ा गया तो ये जो है हल्के हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जैसे मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, तो उसको अपनी ओर आकर्षित करता था। तो ये घर्षण, रगड़ने का मतलब घर्षण। तो घर्षण के कारण क्या होता है, इस अंबर पे एक ऐसा गुण आ जाता है जो हल्के पदार्थों को आकर्षित करता है। तो इसी को कहा गया विद्युत, इसी को कहा गया विद्युत में या विद्युत कहा गया, ठीक। लेकिन ये गुण जो था अन्य वस्तुओं में भी पाया जाता है, सिर्फ अंबर नामक पदार्थ पे ही नहीं। जैसे हम कंघी ले लेते हैं और सूखे बालों पे रगड़ें और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाएं तो उसको आकर्षित करता है। तो वहां पे भी रगड़ के कारण यानी घर्षण के कारण उसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो घर्षण के कारण जो हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण आता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत आवेश, ठीक। और यहाँ से इस तरह से विद्युत का जो हुआ, एक जो है शुरुआत हुई। तो यहाँ पे एक परिभाषा देंगे विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी की। वहां से कहा गया कि विद्युत एक ऐसी अज्ञात शक्ति का नाम है जो घर्षण के कारण वस्तुओं में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। उसको विद्युत बोलते हैं या विद्युत आवेश बोलते हैं। और एक चीज और, जिन पदार्थ में आकर्षित करने का गुण आता है उसे आवेशित वस्तु बोलते हैं। अन्य वस्तुएं जिनमें आकर्षित करने का गुण नहीं आता है वो आवेश रहित वस्तु होती है। तो ये जो होगा, ये अंबर नामक जो पदार्थ होगा ये आवेशित वस्तु कहलाएगी। क्योंकि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसी से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का नाम आया। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत। तो यहाँ पे देखें कि वैद्युत आवेश क्या है। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा ये है कि घर्षण के कारण वस्तुओं में हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का जो गुण आता है उनको हम कहते हैं वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश ये समझ में आ गया। अब इसमें देखें, आवेशित वस्तु का मतलब ये हो गया कि जिन पदार्थ पे आकर्षित करने का गुण आया है वो आवेशित वस्तु, अन्य वस्तु में आवेश रहित होती है। अगर हम देखें, अब इसमें होता है स्थिर वैद्युत। तो इलेक्ट्रिसिटी की एक ब्रांच है या शाखा है, यानी वैद्युत की एक शाखा है जिसको स्थिर वैद्युत बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या देंगे, स्थिर वैद्युत इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम कहेंगे वैद्युत की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश के कारण अन्य वस्तुओं के आवेशित होने का गुण का अध्ययन किया जाए तो वह स्थिर वैद्युत कहते हैं। यानी कि ऐसा हम कोई आवेशित वस्तु लेंगे जो स्थिर रहे और उसके गुणों के बारे में और उसके द्वारा अन्य वस्तु आवेशित हो रही है कि नहीं हो रही है, अन्य वस्तुओं के सापेक्ष या उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो स्थिर वैद्युत कहलाया गया। यानी कि स्थिर वैद्युत में जो होगा वह आवेशित वस्तु क्या हो गई, स्थित हो गई, तो उसको स्थिर वैद्युत बोलते हैं। तो ये हुआ वैद्युत आवेश। घर्षण के कारण वस्तु में अन्य पदार्थों को आकर्षित करने का जो गुण आता है उसको वैद्युत आवेश कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या वैद्युत आवेश कहते हैं। तो अब देखें, ये जो वैद्युत आवेश होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो ये जो प्रयोग था बाद में किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद एक साइंटिस्ट है गिलबर्ट, इस प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए पाते हैं कि जो ये आकर्षण का जो गुण है
अंबर नामक पदार्थ में ही नहीं बल्कि अन्य पदार्थों में है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, दो रॉड ली थी, दो छड़ें ली थी। एक आपका छड़ लिया था, कांच की छड़ ली थी, ग्लास रॉड लिया था, ये ग्लास रॉड मान लीजिए ले लिया। और दूसरा जो था उन्होंने उन्होंने एबोनाइट की छड़ ली थी, एबोनाइट, ये एबोनाइट का रॉड लिया था, एबोनाइट की छड़ ली थी। और ग्लास रॉड को उन्होंने रेशम के कपड़े पे रगड़ा था। तो ये ग्लास रॉड है तो इसको रेशम के कपड़े पे रगड़ा था। और एबोनाइट को प्लालेन से रगड़ा था। तो एबोनाइट को प्लालेन से रगड़ा और ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े पे रगड़ा। तो ग्लास रॉड, ये मान लीजिए ग्लास रॉड है, इसके सामने कागज के छोटे टुकड़ों को लाया तो ये उसको आकर्षित कर रहा है। कोई भी हल्का पदार्थ लिया तो उसको आकर्षित कर रहा है। उसी तरह से एबोनाइट के पास, ये एबोनाइट है, मान लीजिए इसके पास लाया गया तो इसको भी और आकर्षित कर रहा था। तो यानी कि इसमें भी आकर्षण का गुण आया होगा और इसमें भी आकर्षण का गुण आया होगा। और आकर्षण का गुण आने का मतलब हो गया कि उसमें वैद्युत आवेश आ गया। ठीक, तो इसमें वैद्युत आवेश आ गया और इसमें भी वैद्युत आवेश आ गया। लेकिन बस देखना यहाँ पे ये है कि पदार्थ अलग अलग है। जैसे यहाँ पे रेशम, यहाँ पे जो है रेशम का कपड़ा और एक ग्लास रॉड है यानी कांच की छड़ है, और यहाँ रेशम का कपड़ा एबोनाइट है और यहाँ पे प्लालेन पे रगड़ा गया है। तो यहाँ भी पदार्थ अलग है, यहाँ भी पदार्थ अलग है। तो जो आकर्षण का गुण आया होगा अलग होगा क्योंकि पदार्थ अलग है। और ये भी हल्के पदार्थों को आकर्षित कर रहा है, ये भी हल्के पदार्थों को आकर्षित कर रहा है। फिर आगे इन्होंने प्रयोग को बढ़ाया। प्रयोग को क्या बढ़ाया देखा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ग्लास रॉड ले लिया, रगड़ करके रेशम के कपड़े पे रगड़ करके ग्लास रॉड ले लिया और यहाँ पे एबोनाइट की छड़ ले ली। ठीक है, ये एबोनाइट की छड़, इन दोनों को आपस में लाया गया। जब इन दोनों को आपस पास लाया गया तो एक दूसरे की ओर आने लगे, यानी यहाँ पे आकर्षण होने लगा। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन यहाँ पे होने लगा, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया। ठीक, अब जाकर के फिर इन्होंने प्रयोग को और आगे बढ़ाया। एक और ग्लास रॉड लिया, एक ग्लास रॉड था, एक और ग्लास रॉड लिया और वहां पे क्या किया, और दूसरा ग्लास रॉड लिया और इसी रेशम के कपड़े पे ही रगड़ा। यानी कि एक और ग्लास रॉड लेकर के रेशम के कपड़े पे रगड़ा और दोनों ग्लास रॉड को पास लाया गया। तो जब दोनों ग्लास रॉड को पास लाया गया तो क्या हुआ, ये भी ग्लास रॉड है और ये भी ग्लास रॉड है, इनको भी पास लाया गया तो ये दूर हट रहे थे। यानी दूर हट रहे थे यानी कि प्रतिकर्षण हो रहा था, यानी कि रिपल्सन हो रहा था, तो दूर हट रहे थे, तो ये दूर हट रहे थे। अभी निष्कर्ष हम बताएंगे ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, अभी देखा जाएगा। फिलहाल अभी देख लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, एबोनाइट की एक और छड़ ली, एबोनाइट की एक अलग छड़ ली गई, यानी दो छड़ हो जाएगी और उसको प्लालेन पे रगड़ा गया। यानी एक एबोनाइट की छड़ और ले ली गई और प्लालेन पे रगड़ा गया। ठीक, और इन दोनों को आपस में पास लाया गया तो ये भी दूर हटने लगे। यानी यहाँ भी प्रतिकर्षण, यहाँ भी प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सन हो रहा है। तो देखिए अब यहीं से उन्होंने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष कैसे निकालेंगे हम देखें। जब हमने ग्लास रॉड लिया और प्लालेन लिया, प्लालेन की छड़, सॉरी एबोनाइट की छड़ लिया, ग्लास रॉड को रेशम के कपड़े पे रगड़ करके और एबोनाइट की छड़ को प्लालेन पे रगड़ के पास लाया गया तो आकर्षण हुआ। लेकिन जो कि पदार्थ अलग अलग हो रहे थे तो जो यहाँ पे आकर्षित करने का गुण जो आ रहा था, अर्थात जो वैद्युत आवेश था वो अलग अलग रहा होगा। तो जब अलग प्रकार का है तो इनके बीच आकर्षण हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ग्लास रॉड यहाँ भी, ग्लास रॉड यहाँ भी, यानी इसको हमने रेशम के कपड़े पे रगड़ा है और इस ग्लास रॉड को भी रेशम के कपड़े पे रगड़ा है, यानी पदार्थ यहाँ समान है। तो यहाँ पे जो आवेश जो आया होगा समान प्रकार का आवेश आया होगा। तो जब समान प्रकार का आवेश आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षण हो रहा है, दूर हट रहा है। तो समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण हो गया। इसी तरह से हम एबोनाइट की छड़ लिया, एबोनाइट की छड़ लिया और प्लालेन पे ही रगड़ा और उसको पास लाए, तो पास लाए तो ये दूर हटने लगे, यानी यहाँ भी प्रतिकर्षण हो रहा है। तो पदार्थ समान होने के कारण यहाँ पे जो आवेश आया होगा, वैद्युत जो आवेश आया होगा वह समान प्रकार का होगा। तो समान प्रकार के आवेश में क्या हो जा रहा है, प्रतिकर्षण।
और विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होगा, आकर्षण होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक समान प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश। यही आगे चलकर हम बताएंगे कि एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। पहले यहाँ से निष्कर्ष निकल गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के आवेश और विपरीत प्रकार के आवेश। समान प्रकार के आवेशों में सदा प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में सदा आकर्षण होता है। तो देखें आगे हम देखते हैं कैसे क्या होगा। तो इसमें हमने देख लिया वैद्युत आवेश, और इसमें देखा दो प्रकार के होते हैं, समान प्रकार के आवेश और दूसरा जो है विपरीत प्रकार के आवेश। ठीक, इस तरह से हो गया। अब इसमें हम आवेश का नामकरण करेंगे और इस जो विद्युतीकरण का व्याख्या करेंगे कि कैसे वस्तु आवेशित हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का उपयोग करेंगे और थोड़ा सा केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में जाएंगे, वहां से किसी पदार्थ की संरचना परमाणु का कॉन्सेप्ट लेकर के समझेंगे कि कैसे धन आवेश और कैसे ऋण आवेश होते हैं। तो आइए देखते हैं, तो उसको हम समझा जाए। तो देखिए पहले हम जानते हैं परमाणु क्या होता है, तो उसके बाद इसके बाद हम बताएंगे। तो देखिए सिंपली जो परमाणु की परिभाषा है, जनरली हम कहते हैं किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, इतना सूक्ष्मतम कण लें, इतना छोटा लें कि उसको हम माइक्रोस्कोप या हम सूक्ष्मदर्शी से न देख पाए, तो उस सूक्ष्मतम इकाई को हम परमाणु कहते हैं। पूरा एकदम स्टैंडर्ड डिटेल परिभाषा हम परमाणु की नहीं कह रहे हैं, बस हमें समझना है यहाँ पे धनावेश और ऋणावेश को। तो किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है वो जो होता है परमाणु होता है, उसे एटम होता है। तो इस परमाणु की जो होती है संरचना होती है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड में देखें कि हर चीज वो पदार्थों से मिलकर बना है, और पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं, यानी कि पूरा इस ब्रह्मांड जो है परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये परमाणु होता है। तो परमाणु जो होता है वो परमाणु से मिलकर पदार्थ बनते हैं। तो और परमाणु की जो होती है अपनी एक संरचना होती है। तो परमाणु को लगभग गोलाकार ही दिखाते हैं, परमाणु को गोलाकार दिखाते हैं क्योंकि सूक्ष्मतम लेते हैं तो गोलाकार मान लिया जाता है। तो कोई हम परमाणु ले लिए, ठीक है, किसी भी पदार्थ का परमाणु ले लिए, तो उसका जो बीच वाला भाग होता है, केंद्रीय भाग जो होता है, हम उसको नाभिक बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और इसके चारों जो खाली जगह होता है, एक सर्कुलर पार्ट होता है, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, तो उनको हम ये वृत्तीय कक्षाएं कहते हैं। और इस कक्षाओं में जो त्रिविमीय क्षेत्र होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, सब केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे। तो देखें, तो परमाणु की अपनी एक संरचना होती है, केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। और परमाणु जो होता है मुख्यतः इसमें तीन कण होते हैं। इसमें होता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्रोटॉन होता है, और ये न्यूट्रॉन होता है। तो इसमें पहले थोड़ा और बड़ा कोई ले लेते हैं दिखाने के लिए साफ सुथरा। तो इसका बीच वाला भाग जो हो गया नाभिक कहलाएगा। और नाभिक में दो कण होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमता है। ठीक, अब इसमें कैसे धनावेश कैसे ऋणावेश आया, तो प्रोटॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, ये सब केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि किसने किया। ठीक है, तो जैसे एक ट्रिक होता है ईटा भरना से, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन को थॉमसन ने खोज दिया, पी फॉर प्रोटॉन को ईटा पर नाचे। तो पर का मतलब हो गया, र का मतलब प माने प्रोटॉन हो गया, र का मतलब रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने खोजा, और 9 से न्यूटन हो गया चैडविक, तो न्यूटन को चैडविक ने खोजा। तो प्रोटॉन को चैडविक ने जब खोजा था तो ये पाया गया था
कि इसके आवेश को प्लस इसलिए मतलब ये भी हल्के पदार्थ, ये प्रोटॉन एक कण है, ये भी हल्के पदार्थों को आकर्षित कर रहा था, तो इसको पॉजिटिव दिखाया गया था, प्लस आवेश कहा गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की थी, इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया था थॉमसन ने, तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसने देखा कि थॉमसन ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्के पदार्थों को आकर्षित करने का गुण रखता है, तो इस पे आवेश है, तो इसलिए इसको उसने आवेश दिखाया था, निगेटिव आवेश दिखाया था, ऋणात्मक दिखाया गया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक दिखाया गया था और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में आकर्षण दिखाई दिया, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक दिखाया था, तो इसका आवेश धनात्मक दिखा दिया गया। और पाया गया जो न्यूट्रॉन है वो किसी पदार्थों से न तो आकर्षित होता है, न तो प्रतिकर्षित होता है, और निरावेशित यानी उसे किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल से बन गया न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है धनावेशित मान लिया गया और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणावेशित मान लिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि कोई पदार्थ है तो उसकी अपनी, उसका परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु की अपनी संरचना है। तो परमाणु का जो केंद्रीय भाग है नाभिक होता है, उसका नाम होता है, और उसमें दो कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, निरावेशित होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं जो ऋणावेशित होते हैं। अब इसमें यह भी बताया जाता है कि किसी पदार्थ के परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करें, सोडियम परमाणु, सोडियम का संकेत है Na11 लिखते हैं, तो 11 जो है ना 11 है, जो है कि उसमें 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन को निगेटिव दिखाएंगे और इसको पॉजिटिव से दिखाएंगे। तो सामान्यतः अगर हम सोडियम परमाणु लेंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, यानी -11 + 11 मिलकर क्या होगा, आप तो देखिए हम बता रहे थे कि सोडियम परमाणु ले लिया गया तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है, तो 11 इलेक्ट्रॉन निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये 11 + 11 माइनस मिलके क्या करेंगे, 0 हो जाएंगे, यानी कि उसमें कोई आवेश नहीं होगा। तो सामान्यतः अगर हम सोडियम परमाणु लेते हैं तो वह विद्युतीय उदासीन होता है, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में अगर अंतर हो जाए तो किसी एक की बढ़ोतरी हो जाएगी और किसी एक की कमी हो जाएगी, उसके अनुसार जो होगा परमाणु धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए, जैसे हमने सोडियम परमाणु की बात की है, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कैसे दिखाएंगे, इसकी संरचना भी थोड़ा सा हम दिखा देंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे दिखा देते हैं सोडियम परमाणु की संरचना। तो यह बीच वाला भाग जो होता है नाभिक होता है, और एक बहुत बड़ा सा बना देते हैं, ये बड़ा सा हो गया, और बीच में एक और दिखा देते हैं कोष। जैसे केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसका ऐसे दिखाया होंगे Al कोष होते हैं, इसमें 2 8 और इसमें 1। सारा केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे कैसे भरते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम जितना काम है उतना का ही समझेंगे। तो देखें तो क्या होता है, एक कोष होता है L कोष होता है, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बिंदी दिखा देते हैं, और दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 2 4 2 6 और 2 8, और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी यहाँ दिखा देते हैं। और यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन है, पॉजिटिव होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें 11 प्रोटॉन है। तो देखिए, अब देखिए इसमें क्या है, सोडियम परमाणु है तो उसका अपना एक संरचना है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो इस तरह से इसमें क्या है, वितरित है, और सबसे लास्ट बाहरी कोष में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब देखें कि हम जैसे ये धन आवेश है, प्रोटॉन जो है धन आवेश है,
उस पे धन आवेशित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पे माइनस आवेश होता है, सब पे क्या होगा, माइनस आवेश होगा। तो धन आवेश और ऋण आवेश में विभिन्न प्रकार के आवेश हैं, तो उसमें आकर्षण लगता है, आकर्षण बल लगता है, यानी एक दूसरे से बंधे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोटॉन के नजदीक हैं, तो यानी कि नाभिक के नजदीक हैं, नाभिक के नजदीक हैं तो दृढ़ता से बंधे होंगे। ये भी लगभग दृढ़ता से ही बंधा होगा, ये भी दृढ़ता से ही बंधा होगा, लेकिन ये जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो अधिक दूर है, तो वो नाभिक से जो दृढ़ता से बंधा नहीं होगा, उतना आकर्षण नहीं होगा। तो अगर इसको हम किसी तरह से कोई बाहरी ऊर्जा दे दिया जाए, बाह्य ऊर्जा दे दिया जाए, यानी कि एक्सटर्नल एनर्जी दिया जाए, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहीं और नहीं जाएगा, जो बड़ा सा पदार्थ होगा उसी में क्या होगा, घूमने लगेगा। तो जब घूमने लगेगा, यानी उससे निकल करके मुक्त होकर के घूमने लगेगा, तो इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे। यानी कि जब सामान्य अवस्था से किसी पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो क्या होगा, Na11, तो ये 2 और 8 लिखा जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी और प्रोटॉन की संख्या 11 थी, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 10 ही बचा, और प्रोटॉन पॉजिटिव दिखाएंगे। तो अब इसमें अंतर आ गया, इसमें एक का अंतर आ गया, यानी एक पॉजिटिव बढ़ गया, तो यह परमाणु क्या कहलाएगा, इस पे एक प्रोटॉन का आवेश अधिक हो गया, तो यह परमाणु क्या होगा, धनावेशित हो गया। इस तरह से देखें, यह परमाणु जो हो गया धनावेशित हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यही इलेक्ट्रॉन किसी और के पास आया, जैसे क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन का होता है 17, इसका परमाणु तो इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 होता है। तो यही एक इलेक्ट्रॉन जो निकाले हैं यहाँ पे आ जाए, तो जो होगा क्लोरीन 17, ये 2 8 और 8 हो जाएगा। और इसपे जो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अगर 17 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे और प्रोटॉन भी 17 होंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण क्या होगा, ये 18 जाएगा और ये 17 रह जाएगा। तो यहाँ पे एक ऋण की अधिकता हो गई, यानी एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इसमें ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और ये क्लोरीन पे माइनस कर देंगे, यानी क्लोरीन क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। तो क्लोरीन सामान्य अवस्था से क्या, उस पे एक इलेक्ट्रॉन और आ गए क्लोरीन पे, तो क्लोरीन परमाणु क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक, तो इस तरह से कैसे कोई चीज धनावेशित होता है, कैसे ऋणावेशित होता है, इसको समझना है। तो जैसे सामान्य अवस्था से अगर किसी पदार्थ के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब है ऋणात्मक आवेश निकल गया उससे इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है बराबर होती है, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक प्रोटॉन अधिक हो जाएगा। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है धनात्मक होता है, इसलिए परमाणु क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। तो अर्थात जब किसी पदार्थ से सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो वह परमाणु धनावेशित, और ये इलेक्ट्रॉन निकलकर जिस पदार्थ पे जाते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण वह पदार्थ क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात सामान्य अवस्था से जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। इसी तरह से अब जो विद्युतीकरण हम कर रहे थे, कांच और एवोनाइट की छड़ लेकर के, कांच की छड़ लिया था, एवोनाइट की छड़ लिया था, वहां पे हम समझेंगे कैसे उसकी व्याख्या करेंगे। और यहाँ से आवेश भी निष्कर्ष हो जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो आइए देखें, जैसे हमने यहाँ पे लिया था ग्लास रॉड और रेशम का कपड़ा लिया था, इसको रगड़ रहे थे, तो रेशम के कपड़ा है, तो रेशम पदार्थ है, ये परमाणु से मिलकर बना हुआ है। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से क्या होता है, जो कांच की छड़ होती है उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो होता है, इस पे धनावेश की अधिकता हो जाती है। तो ये जो रेशम जो ग्लास रॉड है वो क्या होता है, जो कांच की छड़ है वो धनावेशित हो जाती है। अभी हम बताएंगे कैसे मालूम करेंगे कि यही धनावेशित होगा या इसी से इलेक्ट्रॉन इस पे निकल कर आएंगे। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे प्लालेन रॉड लिया था, सॉरी एवोनाइट की छड़ ली थी और इसको प्लालेन पे रगड़ा गया था,
तो क्या हुआ था कि यहाँ से इस प्लालेंस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके, क्योंकि पदार्थ में बहुत से परमाणु होंगे, अगर एक एक परमाणु से एक ही इलेक्ट्रॉन निकले तो बहुत इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इस पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन रिडायवेसिक है, इसलिए ये जो एवोनाइट की छड़ है वो रिडायवेसिक हो जाती है। तो इस तरह से ये जो कांच की छड़ धनावेशित हो गई और ये जो है एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो गई, और इनको पास लाया गया था तो धनात्मक ऋणात्मक आवेश है तो आकर्षण हो जाएगा, क्योंकि विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। अगर ग्लास रॉड ही ला रहे थे पास पास तो ये प्लस प्लस रहेगा, क्योंकि ग्लास रॉड पे धनात्मक आवेश आया था तो यहाँ प्रतिकर्षण हो जा रहा था। उसी तरह से हम अगर एवोनाइट की छड़ ला रहे थे, एवोनाइट जो है ऋणावेशित है तो ये भी समान प्रकार का आवेश है, तो यहाँ भी प्रतिकर्षण हो जा रहा था। तो इस तरह से इसकी व्याख्या हम कर दिए। अब यहाँ पे बात उठती है कि हम कैसे कहेंगे धनावेशित ही होगा और ये ऋणावेशित होगा। तो देखें कैसे होगा, जैसे हम जानते हैं, आगे हम बताएंगे जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इसका पता मिलिकॉन ने लगाया था कितना होता है, तो ये होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो देखें जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल कर इस पे आ जाएंगे, बहुत कुछ इलेक्ट्रॉन इस मतलब इस ग्लास रॉड से निकल करके ये रेशम के कपड़े पे आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे तो कुछ उनका द्रव्यमान भी निकल कर आएगा, तो एक ग्लास रॉड का क्या होगा, द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा, तो मालूम चल जाएगा इससे इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो परमाणु धनावेशित हो जाएगा, यानी ग्लास रॉड धनावेशित हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखें जब यहाँ से प्लालेंस से इलेक्ट्रॉन निकल कर इस एवोनाइट की छड़ पे आएंगे तो क्या होगा, बहुत से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें गए हैं तो उसका द्रव्यमान भी गया होगा, तो यहाँ पे एक प्लालेंस जो एवोनाइट की छड़ है उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने से परमाणु ऋणावेशित हो गया। इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कोई पदार्थ कैसे धनावेशित हो जा रहा है, कैसे ऋणावेशित हो जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे निष्कर्ष निकल जाता है। और आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के हो गए, धनावेश और ऋणावेश। तो धन आवेश होगा तो प्रतिकर्षण, ऋण आवेश होगा तो क्या होगा, तभी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन धन और ऋण आवेश होगा यानी विपरीत प्रकार का आवेश होगा तो आकर्षण। तो देखें ऐसे थोड़ा सा दिखा ले रहे हैं, प्लस प्लस, तो इस तरह से यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, माइनस माइनस दिखा दिया, तो यहाँ भी दूर भागेंगे, यहाँ भी प्रतिकर्षण होगा, ये प्रतिकर्षण लिख देंगे और ये भी प्रतिकर्षण। एक प्लस ले लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव ले लिया, तो यहाँ पे पास आएंगे यानी कि आकर्षण, या पहले माइनस ले लिया पॉजिटिव बाद में लिया, तभी क्या होगा, आकर्षण, तभी क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा यानी अट्रैक्शन। इस तरह से ये हमने दिखा दिया। अब इसमें देखें एक होता है मूल आवेश की बात करते हैं। तो मूल आवेश क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है वो होता है कितना, ई पर, इलेक्ट्रॉन को इसे दिखाते हैं ई पर इलेक्ट्रॉन, और ई बराबर होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। आवेश का मात्रक एसआई सिस्टम में कूलम रखा गया था, तो ये कूलम लिख दिया। तो इतना आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पर इतना होता है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम मूल आवेश करते हैं यानी एलिमेंट्री चार्ज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब प्रोटॉन की बात होती है, तो प्रोटॉन जो होता है उस पे भी इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है, बस उतना ही होता है, बस पॉजिटिव होता है। तो प्रोटॉन का आवेश पी से दिखा है, स्मॉल पी से, तो प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक। तो इसमें अगर कोई पूछता है कि मूल आवेश से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसी को हम मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा जाता है या एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं जिसको इंग्लिश में। ये हो गया। अब आगे हम कल पढ़ेंगे आवेश की
परमाणुकता। इसका इंग्लिश हो जाएगा एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज, आवेश की परमाणुकता क्या है, इसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नंबर में पूछता है कि आवेश की परमाणुकता से आप क्या समझते हैं, तो इसको कल पढ़ा जाएगा। ठीक।